ये पढ़े थे क्या पिछले दिन? क्या पढ़े थे? ई गवर्नेंस क्या होता है ये बताओ जरा। गवर्नेंस मतलब प्रशासन, यानी सरकार, मतलब जो पूरे राष्ट्र को चलाने के लिए जो भी योजनाएं, सर्विसेज, बहुत सारी कार्यक्रम चलाती है उसे क्या बोलेंगे अपन? प्रशासन। और प्रशासन अगर होने लगे कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट की सहायता से तो उसे क्या बोलेंगे अपन? ई प्रशासन, यानी कि ई गवर्नेंस। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे अपन ने। ठीक है, कौन कौन सी सेवाएं, अब सेवाएं आपको बोला जाए तो आप गिन नहीं सकोगे, इतनी सारी सेवाएं है ना ई गवर्नेंस की। तो बेसिक बेसिक आप देख लेना, जो जो चीज़ आप ऑनलाइन एक्टिविटी करते हो तो उसी के बारे में लिखना है, ऐसा रटना नहीं है हमको कोई चीज़। ठीक है, और आज की डेट में ऐसी कोई सेवा नहीं बची है जो ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन माध्यम से आपको बहुत ही कम, क्या नाम मात्र, कुछ भी नहीं दिखता है। उसके अलावा हमने 4 प्रकार की ई गवर्नेंस देखे थे, कौन कौन से? G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है, G2E इसका मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, और G2B का मतलब होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, इसके बारे में आप जो है अपने हिसाब से देख लेना, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसके अंतर्गत। पढ़े थे ये, PDF दिया था मैंने, ठीक है, पढ़ लिया करो ये। अच्छा, ई गवर्नेंस डायरेक्ट नहीं बनता तो उसके लिए कुछ स्टेप थी। सबसे पहले तो सभी जगह हमको कंप्यूटर स्थापित करना पड़ेगा, साथ ही उनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के साथ साथ आपको इंटरनेट की जो उपस्थिति है वो भी चाहिए, और इंटरनेट की उपस्थिति के साथ साथ जो जो है मतलब एक प्रकार से रिस्पॉन्स भी आना चाहिए। मान लो इस व्यक्ति के द्वारा कुछ काम किया गया तो सामने से रिस्पॉन्स आए, पता चल रहा है वो अपने आप में, जैसे आप चैटिंग करते हो तो चैटिंग करे जा रहा है, सामने वाला रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी नहीं है, यानी कि आप कुछ बोल रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें होना जरूरी है, तभी आपका जो है कंप्लीट रूप से क्या बनेगा? स्ट्रक्चर ई गवर्नेंस का। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे फायदे देखे थे तो वो आप एक बार और पढ़ लेना। अब हम बात करेंगे क्या? डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? प्रजातंत्र, या हम बोल सकते हैं इसे लोकतंत्र। क्या बोल सकते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब जो शासक होता है, शासक मतलब समझते ही कि नहीं? राजा। राजा मतलब जो एक राष्ट्र है, राष्ट्र या एक देश बोल दो, देश का जो राजा होता है वो चुना जाता है किसके माध्यम से? जनता के माध्यम से। किसके माध्यम से चुना जाएगा? जनता के माध्यम से। यानी कि लोकतंत्र हम किसे बोलेंगे? देश के राजा को अगर जनता चुनती है, ठीक है, शासन करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी जो है कैसे होने लगे? मतलब ई गवर्नेंस जैसे हुई थी, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट की सहायता से हम अगर लोकतंत्र में सहायता प्रदान करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? ई डेमोक्रेसी। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो, ये तो आप पढ़ने की चीज़ है कि किस भाषा से कौन सा शब्द उत्पन्न हुआ है, ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, फिर भी पढ़ लेना एक बार। फायदे क्या क्या है देख लो इसके, मतलब इसकी विशेषता। ई डेमोक्रेसी सामाजिक निर्माण में सभी वयस्क नागरिकों की भागीदारी से ही संभव हो पाया है। अब वयस्क का मतलब क्या होता है पता है कि नहीं? 18 साल से ऊपर के जितने भी है सभी वयस्क नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, विभिन्न साइटों यानी वेबसाइट और जो विचार है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले सभी इंटरनेट साइट, समूह और जो सामाजिक नेटवर्क है उसकी विस्तृत विविधता के माध्यम से। विविधता मतलब क्या होता है? जैसे हर एक व्यक्ति अपने आप में क्या है? अलग, एक से है क्या? नहीं, उसी को हम क्या बोलेंगे? विविधता। ऐसे हम बोल सकते हैं कि सभी लोग एक सी भाषा नहीं बोलते, सभी लोग एक सा पहनावा नहीं पहनते, सभी एक से क्षेत्र मतलब क्षेत्र में नहीं रहते, सब अलग अलग क्षेत्र में रहते। तो इन सभी अलग अलग जो चीज़ें हैं उसको हम क्या बोलेंगे? विविधता। उसके माध्यम से सामाजिक समावेश की एक संरचना भी प्रदान की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना एक बार। डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आ गया कि नहीं? और ई डेमोक्रेसी का मतलब, जहाँ भी ई लग गया इसका मतलब क्या है? उसमें सहयोग दे रहा है इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल। ठीक है, मैंने बताया था PPP मॉडल। PPP का मतलब क्या होता है? एक P का मतलब हो जाता है पब्लिक, दूसरे P का मतलब क्या हो जाता है? प्राइवेट, और तीसरे P का मतलब हो जाता है पार्टनरशिप। तो पब्लिक मतलब क्या हो गया? सरकारी क्षेत्र, प्राइवेट मतलब निजी क्षेत्र। इन दोनों के मिलकर, इन दोनों के द्वारा साझेदारी से कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है। मान लो कोई ब्रिज बनाना है, अभी देख रहे हैं आप शहर में बड़े बड़े ब्रिज या फिर बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, तो गवर्नमेंट के पास देखो, गवर्नमेंट के पास स्कीम है, गवर्नमेंट का प्रशासन है, पर गवर्नमेंट के पास उतना अच्छा मैनेजमेंट और पैसे की भी कमी होती है। तो क्या होता है? वो कोई ऐसे पर्सन से हाथ मिला लेता है जो इस चीज में उसका सहयोग करे। तो वो कौन हो गया? प्राइवेट ही होगा। गवर्नमेंट से गवर्नमेंट हाथ मिलाएगी तो गवर्नमेंट ही है ना, कोई मतलब ही नहीं, तो गवर्नमेंट का लाएगा। परंतु वो PPP मॉडल कब बनेगा? जब वो पब्लिक से जो है प्राइवेट के साथ हाथ मिलाता है कोई प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए या उसका निर्माण करने के लिए, उसको रन करने के लिए। ठीक है,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, पीपीपी मॉडल, है ना। जैसे कोई ब्रिज बना तो वो किसके माध्यम से बना, दोनों मिलकर अगर बना रहे तो पीपीपी के तहत, ठीक है। जैसे जो भोपाल का रेलवे स्टेशन है, हालांकि अभी उसका नाम बदल दिया गया, हबीबगंज का नाम क्या हो गया भोपाल के रेलवे स्टेशन का, नहीं पता, गए कि नहीं भोपाल, क्या हो गया, हाँ ठीक है, तो ये नाम भी बदल गया। तो वो कैसा हो गया अभी बताओ जरा, इस मॉडल से चल रहा वो, इसका मतलब उसको कौन से ग्रुप को प्रदान कर दिया गया है, बंसल। बंसल ग्रुप ने जो है 8 साल के लीज पे लिया उसको, 8 साल वो रन करेगा। अब अगर वो वहाँ अपग्रेड करता है कोई चीज़ तो और आगे बढ़ा जाएगा, अगर वो उसकी क्वालिटी घटा देता है या फिर पब्लिक को परेशानी होती है तो जो मतलब उसका जो टाई अप है या फिर जो समझौता है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो मॉडल समझ में आया पीपीपी। अब बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, यहाँ आप देखो डायग्राम भी देखते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी चीज़ें अंदर आपको एक बार पढ़ना है, समझ में आ जाएगी। तो देखो ये हो गई हमारी प्राइवेट कंपनी, ये हो गई पब्लिक, और दोनों के मिलकर हम हो गए सिटीजन, यानी कि हमारे तक प्रोजेक्ट आता है, यानी कोई भी सर्विस हमको मिलती है तो दोनों मिलकर ही करेंगे। आप देख रहे हैं अभी रेलवे विभाग धीरे धीरे हो ही रहा है, और बहुत सारी चीज़ें देखोगे तो जो जैसे बीएसएनएल की बात करें, बीएसएनएल अगर प्राइवेट हो जाता है तो वो किसके माध्यम से होगा, इसी माध्यम से। अगर कंपनी उसको बेच देती है तो वो इस मॉडल के अंतर्गत आएगा, मतलब सरकार अगर बेच देती है उस प्रोजेक्ट को, यानी कि सीधे सीधे प्राइवेट में हस्तांतरित कर देती है, तो होगा क्या, नहीं होगा। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तभी क्या बनेगा, पीपीपी मॉडल बनेगा, ठीक है। यहाँ देखो सबसे पहले क्या किया जाएगा कोई भी प्रोजेक्ट में, प्लान, यानी कि उसका मतलब रूल क्या बोलते हैं, एक प्रकार से प्लानिंग की जाएगी, योजना तैयार की जाएगी, किस प्रकार बनाना है, ठीक है, किस प्रकार एग्जीक्यूट होगा, पैसा कहाँ से आएगा, कितना बड़ा काम होगा, कितने दिन में कंप्लीट होगा, सारी चीज़ें कहाँ हो जाती है, प्लानिंग में। अब पैसे की जब बात हो गई तो क्या किया जाएगा, फाइनेंस। जैसे आप देखे होंगे बजट क्या है, बजट जानते हैं सभी आप, बजट मतलब क्या होता है, हर साल आप देखे होंगे 1 फरवरी को आता है क्या, 1 फरवरी को बजट आ जाता है। तो क्या है बजट, बजट से आप क्या समझते हैं, सिर्फ भाषण है वो, उससे हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मतलब महिलाओं के लिए इतने करोड़ की योजना लाएंगे, ला दिए क्या, नहीं, भाषण है भाई, वो लाएंगे तब होगा। यानी कि बजट सिर्फ आप भाषण है, यानी कि रहता ना कि आप कहीं गए डींगे हाँक के आ गए, कहीं जाते कि नहीं भाई बड़ी बड़ी फेंक के आ गए, इसका मतलब क्या है, बजट, ठीक है। अब बजट के लिए पैसा आएगा तो ही एग्जीक्यूट होगा, पैसा है ही नहीं और फेंकने से मतलब क्या, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लानिंग के बाद हमको क्या चाहिए, फाइनेंस, यानी कि मनी। फिर उसको एक मतलब डिज़ाइन किया जाएगा या बनाया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बनाना। बनाने के बाद बिल्ड किया जाएगा, ठीक है। अब बिल्ड होने के बाद ऑपरेट किया जाएगा, ऑपरेट होने के बाद समय समय पर टूट फूट होना, जो भी होना, वो क्या कहलाती है, रख रखाव, मेंटेनेंस, समझ गए। तो यही सारी चीज़ों के आसपास ही गुजरता कोई भी चीज़ है। तो जैसे नॉर्मली अगर देखें तो अपने घर में हम कोई चीज़ लेके आते हैं, सबसे पहले आप प्लान करोगे कि नहीं, करोगे ना, हाँ 50 इंच की टीवी लाना है या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी लाना है, बाइक लाना है, तो आप क्या कर रहे हैं, पहले प्लानिंग, कि सीधे गए और ख़रीद के ले आए, है ना। तो पहले प्लान करोगे, फिर दिमाग में आपका एक्टिविटी चलेगी, हाँ ये चीज़ खरीदना है तो इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्या फ़ायदे हो गए, क्या नुकसान हो गए। फिर आप क्या करोगे, पैसे का जुगाड़, पैसे का जुगाड़ करोगे तो आप खरीदने जाओगे, फिर खरीद कर उसको ले आओगे, कसवा के लाते कि नहीं अपन, गाड़ी आड़ी बिल्ड कर दिए, फिर उसको चलाएंगे कि नहीं, है ना। गियर एयर ब्रेक वगैरह ऑयल वगैरह कुछ कुछ जरूरत पड़ेगी कि बिल्कुल लिया फिक्स और चल रही जिंदगी भर, ऐसा होता है क्या, नहीं, पंचर हो गई तो मेंटेनेंस। तो यही प्रोसेस होती है हर चीज़ के लिए, है ना, कोई भी अलग से बाहर नहीं। तो हम ये पढ़ रहे हैं किसके लिए, पीपीपी के लिए, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा या उसकी संरचना जो होगी वो इस प्रकार से होगी, ठीक है। चलो पीपीपी मॉडल आप एक देख लेना, इसको ट्रिपल पी भी बोला जाता है, 3P भी बोला जाता है, P3 भी बोला जाता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हाथ मिलाकर अगर देखें कोई प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो मतलब क्या आ गया, वो पीपीपी मॉडल, ठीक है। बस इसके बारे में पढ़ लेना, जैसे हाईवे बनते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके फायदे देख लेना आप एक बार, पढ़ लेना। यहाँ देखो अलग अलग प्रकार के पीपीपी मॉडल होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ये पब्लिक है, पब्लिक प्राइवेट से हाथ मिलाती तो अलग अलग, अब सभी प्रोजेक्ट के लिए एक सा नियम रहेंगे क्या, नहीं, अलग अलग। तो जैसे देखो यहाँ कुछ प्राइवेट कंपनी सिर्फ डिज़ाइन और बिल्ड करती है, बाकी ऑपरेट करने का काम किसका रहेगा, सरकार का, ठीक है। मेंटेनेंस का काम किसका रहेगा, सरकार का। जो जितने भी चीज़ें हैं उनमें से 2 काम बस कर रही है प्राइवेट कंपनी, है ना। उसके अलावा ऑपरेट करना, मेंटेनेंस करना, ये दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होता किसका, प्राइवेट कंपनी का। तो ऑपरेट करना, जैसे मान लो हाईवे की बात करें तो हाईवे को ऑपरेट करना, अभी देख रहे टोल टैक्स वगैरह लगते हैं तो ऑपरेट हो रहा है,
साथ में जगह जगह गड्ढे हो जाएंगे तो मेंटेनेंस होगा कि नहीं होगा, तो कौन करेगा ये, प्राइवेट, मतलब पब्लिक प्राइवेट में दोनों में एक प्रकार से टाई अप होता है। एमईओ रहता है कि नहीं, आपने देखा होगा एमओयू, एमओयू समझते कि नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक प्रकार से डॉक्यूमेंट होता है, दोनों की शर्तें लिखी होती है, शर्तों के नीचे साइन होता है कि भाई हाँ, जैसे हम कुछ चीज़ खरीद रहे हैं या फिर हम कोई रजिस्ट्री देखे कि नहीं, आप रजिस्ट्री होती है, जमीन खरीद रहे, दोनों पक्षकार ऐसा साइन करेंगे, हाँ भाई मैंने खरीदा, बेचने वाले ने बोला मैंने अपनी स्वेच्छा से बेच दिया, तो ये सारी चीज़ें होती है, एक प्रकार का समझौता, ज्ञापन, है ना। चलो यहाँ डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, देखो 4 स्टेप हो गए। पहला डिजाइन किया जाएगा, बिल्ड, फाइनेंस की व्यवस्था और ऑपरेट। ये इतना होने के बाद प्राइवेट कंपनी अपने घर चले जाएगी, यानी वापस हो जाएगी। बिल्ड होगा, बिल्ड मतलब बनाने के बाद, डिजाइन करने के बाद, उसके बाद ऑनरशिप, ऑनरशिप भी किसके अंतर्गत रहेगी, प्राइवेट, पब्लिक में नहीं रहेगी, ठीक है, और ऑपरेट करना, ठीक है। तो 3 काम होंगे और प्राइवेट कंपनी अब देखे होंगे कहीं कहीं टोल टैक्स लगे होते हैं, पर कभी भविष्य में वो हट जाते हैं, इसका मतलब क्या है, ऑपरेट हुआ, काम हो गया खत्म, और वो बाहर, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार, इनकी डिटेल भी है, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, देखो हर एक चीज़ की डिटेल है, डिज़ाइन, बिल्ड, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, कॉन्ट्रैक्ट, तो एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ मतलब वो नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए पीपीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अलग है, ये पीपीपी का मतलब आप सर्च करना गूगल, और क्या बताता मेरे को बताना कमेंट में, इकोनॉमी वाला सर्च करना, पीपीपी फुल फॉर्म इन इकोनॉमी, ऐसा सर्च करोगे तो ऑटोमेटिक पीपीपी का आपको फुल फॉर्म बता देगा। परंतु हमने पीपीपी किस फॉर्म में पढ़े अभी, कंप्यूटर के क्षेत्र में या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के क्षेत्र में। चलो यहाँ पर वाई, बिल्ड और ऑपरेट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना इसमें। अब हम पढ़ते हैं क्या, ई गवर्नेंस हमने पढ़े थे। ई गवर्नेंस मतलब क्या है, सरकारी सेवाएं, सरकारी योजनाएं, जितनी भी सर्विसेज सब किसके माध्यम से मिल रही है हमको, इंटरनेट, कंप्यूटर के माध्यम से। तो उससे रिलेटेड वेबसाइट और उससे रिलेटेड सर्विसेज क्या क्या है, उनके नाम पता होना चाहिए, साथ ही उनके बारे में कुछ कुछ थोड़ी जानकारी, ताकि हम उपयोग भी कर सके और लिखना हो तो लिख भी सके। तो आपने सुना होगा, आप 181 पे क्या कर देते हो, सीएम हेल्पलाइन होती कि नहीं, क्या कर देते हैं आप, मतलब शिकायत कर देते हो, तो उसी को हम समाधान पोर्टल भी बोल सकते हैं या सीएम हेल्पलाइन बोल सकते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे अभी बताऊंगा मैं, ठीक है, ताकि कभी आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई सर्विसेज में कमी हो, जैसे आप कहीं जाते हो लोक सेवा केंद्र या कहीं भी जाते हो, आपको सर्विसेज में कमी लगती है, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई सर्विसेज आपको समय पर नहीं मिल पा रही, तो आप कहाँ शिकायत कर सकते हो, सीएम हेल्पलाइन में, ठीक है। उसके अलावा एमपी ऑनलाइन सुने आपने, एमपी ऑनलाइन तो सुने ही होंगे, मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल होता है। पोर्टल मतलब क्या होता है पता है कि नहीं, हमने पढ़े थे। देखो आपने वेबसाइट सुना होगा, वेबसाइट सुने कि नहीं बताओ। वेबसाइट का मतलब होता है वेब पेजेस, वेब पेज मतलब ऑनलाइन जो पेज उपलब्ध है वो वेब पेज, और वेब पेज के कलेक्शन को हम बोलेंगे वेबसाइट। और वेबसाइट पर्टिकुलर व्यक्ति, मतलब हम बोल सकते हैं कोई पर्सन, इससे रिलेटेड सारे मतलब इस पर्सन से रिलेटेड सभी जानकारी का कलेक्शन जो कि हमको ऑनलाइन मिलता है, उसे हम क्या बोलेंगे, वेबसाइट। अब पर्सन के बदले में कोई संस्था नहीं आ सकती, कोई गवर्नमेंट आ सकती है, ठीक है, हर चीज आ सकती। तो वेबसाइट मतलब पर्टिकुलर एक व्यक्ति की जानकारी। अब जानकारी एक ही प्रकार की तो होगी नहीं, क्या होगी, अलग अलग, कॉन्टैक्ट की जानकारी, उसकी प्रोफाइल होगा, दुनिया भर की चीज़ें, सर्विसेज है, तो वो जो अलग अलग टॉपिक है उन टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को हम बोलते हैं क्या, वेब पेज। क्या बोलते हैं, वेब पेज। तो वेबसाइट हमने समझ गए, एक ही पर्सन से रिलेटेड है, ध्यान रखना। पर पोर्टल की अगर बात करें तो एक से अधिक पर्सन की जानकारी यहाँ पर रहती है, तो मतलब क्या हो गया, वेबसाइट का कलेक्शन, समझ गए। तो वेब पेज का कलेक्शन वेबसाइट, वेबसाइट का कलेक्शन पोर्टल, और पोर्टल हम देख रहे हैं एमपी ऑनलाइन, अभी उपयोग भी करेंगे। mygov.in यानी कि क्या है, गवर्नमेंट की साइट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और एक और आपने सुना होगा UIDAI, आधार कार्ड डाउनलोड करें कि नहीं कभी, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब है कि यहाँ से आप आधार कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज ले सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आप नया आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अपडेट करने की फैसिलिटी आ गई थी पर अभी अपडेट नहीं हो रहा है, आपको कहाँ जाना पड़ता है, सेंटर, आधार सेंटर यानी लोक सेवा केंद्र। चलो समाधान पोर्टल, हम यहाँ देखो समाधान पोर्टल में जब आप ऑनलाइन शिकायत करते हो तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखो प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में प्रति माह के पहले मंगलवार को क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, आपने देखा होगा, जन सुनवाई कार्यक्रम होता है कलेक्ट्रेट में, होता है हर मंगलवार को ही होता है। उसी प्रकार गवर्नमेंट भी ऑनलाइन जो शिकायतें आती है उसमें 20 से 25 शिकायतें जो होती है उनके आवेदन पर चर्चा करती है, यानी कि समाधान करती है, ठीक है। जब आप ऑनलाइन शिकायत कर देते हो, इसका उपयोग करना सीखेंगे अपन।
ये कब कब चालू हुआ, क्या चीज़ है वो देख लेना। और ये देखो, चलो हम यहाँ पर गूगल ओपन करते। ये हमने गूगल क्रोम ओपन करे, और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हम चलते हैं कहाँ पे, समाधान या फिर सीएम हेल्पलाइन। चलो सीएम हेल्पलाइन, ये दिख रहा है सीएम हेल्पलाइन, इसको क्लिक करें हमने। अब एक बात बताओ, आपके पास कोई विवरण भी होना चाहिए, मतलब जैसे मान लो आप शिकायत करे हो, तो शिकायत करे तो कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे कि भाई हाँ हमको इस चीज़ में कमी मिली, तो आपको देखो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है, इसका दिख रहा है, मतलब आप अपने मोबाइल में वो उपयोग कर सकते हो। ठीक है, देखो शिकायतें दर्ज की गई कितनी हैं, उनमें से कितनी जो है आपकी निराकृत कर दी गई है। निराकृत मतलब होता है समाधान कर दिया गया उनका। ठीक है, ऑनलाइन यूज़र कितने हैं, देखो शिकायत की स्थिति आप जान सकते हैं, पर शिकायत का जो नंबर है वो होना चाहिए। फिर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, शिकायत मांग सुझाव दर्ज करें। ठीक है, यहाँ से आप करोगे। सिटीजन डैशबोर्ड है योजना है, चलो हम यहाँ क्लिक करें। इसको क्लिक करोगे तो आप यहाँ देखो आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे। देखो ऑनलाइन आवेदकों के लिए अस्वीकरण, मतलब जो है ऐसे विषय बिंदु की सूची जिनको जन शिकायत नहीं माना जाएगा, मतलब इन 5 पॉइंट को छोड़कर आप अन्य चीज़ की शिकायत कर सकते हो। अगर सूचना का अधिकार से संबंधित मामले है तो आपको आरटीआई लगाना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट सेक्टर है और आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको यहाँ नहीं मांगा जाएगा, आपको कहाँ देना पड़ेगा, आरटीआई। ठीक है, माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण, मान लो आपका कोर्ट केस चल रहा किसी का, मतलब चल रहा है, उससे रिलेटेड आप शिकायत कर रहे हैं तो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी शिकायत कहाँ दर्ज है, कोर्ट में, तो सीएम हेल्पलाइन में नहीं होगी। नेक्स्ट है आर्थिक सहायता या नौकरी दिए जाने की मांग नहीं कर सकते आप। ठीक है, यहाँ पे मेरे द्वारा दर्ज की जाने वाली शिकायत मेरे पूर्ण संज्ञान में है, असत्य नहीं है, इससे रिलेटेड भी नहीं, दर्ज की जाने वाली शिकायत के संबंध में पूरी तरीके से जिम्मेदार हूँ। ये सारी चीज़ें जो है, देखो ये दोनों तो ऑप्शन तो आपको टिक करने के लिए है, पर इनमें से ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप सहमति दर्ज कर रहे हैं, जैसे आप रहता है ना कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, नीचे बोलता आई एग्री, मतलब ऊपर जो भी भरा गया है वो सब चीज़ें सच है, गलत रहेगी तो वो नहीं होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम टिक कर देते। आपका मोबाइल नंबर दर्ज करना है, मैं नॉर्मली यहाँ मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये अब इसमें आएगी ओटीपी, और ओटीपी आने के बाद देखो क्या बोल रहा है, एरर बोल रहा है क्या, क्या बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा, बताओ एक नंबर बताओ, नंबर बताओ। हाँ 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 हाँ, एरर बोल रहा है अभी कुछ, क्या बोल रहा है, वैलिडिटी एक्सपायर, पता नहीं ये क्या बोल रहा है। शायद नहीं चल रहा है अभी पोर्टल। चलो यहाँ आप करके देख लेना बाद में, अभी नहीं चल रहा वो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखो ये है आपका क्या, एमपी समाधान पोर्टल। अब यहाँ शिकायतकर्ता की जानकारी, जो ओटीपी है ना, ओटीपी आने के बाद ये एनवायरनमेंट खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्म तो आपको मतलब कॉमन फॉर्म दिख रहा है, जहाँ भी दिखता है बेसिक जानकारी मतलब कॉमन फॉर्म। देखो मोबाइल नंबर, आधार नंबर, दुनिया भर की जानकारी आपको भरना है। और अगर आपके पास कोई शिकायत का प्रूफ है, रहता है ना कोई पेज एज कि भाई हाँ हम प्रूफ भी देना चाहते हैं, तो आप प्रूफ को क्या करोगे, यहाँ पे अटैच। और जैसे ही आप यहाँ पे दर्ज करोगे, दर्ज होने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, मतलब ऐसे जनरेट होगा तो एक छोटा सा नंबर आएगा, एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ शिकायत की स्थिति जाने, यहाँ पे आप जाओगे और आप ट्रैक कर सकते हो आपकी शिकायत का निराकरण हुआ या नहीं हुआ। तो बस इतना ध्यान रखना है। ये हेल्पलाइन या समाधान पोर्टल दोनों में एक सा काम होता है, समाधान mp.gov या फिर सीएम हेल्पलाइन। ठीक है, चलो एमपी ऑनलाइन सर्विस है, तो ये तो नॉर्मली हम ओपन करके देख लेते हैं। एमपी ऑनलाइन के लिए आपको क्या लिखना है, नॉर्मली आपको एमपी ऑनलाइन इस प्रकार से लिखना है और आपका एमपी ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। चलो इसको मैं इतना बस लिख देता हूँ, चाहे तो कभी कभी नहीं खुलता है, अब ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तब नहीं खुलेगा, ऐसे ही होगा ना। अभी देख रहे हैं आप, कहीं भी आप जाकर देखोगे आधार सेंटर में, तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, मिलती कि नहीं मिलती, क्यों मिल रही है, कोई योजना जाती तो मिलती है। तो सिंपल सी बात है, अभी हर एक सर्विस आपकी क्या चलेगी, स्लो।
तो देखो कोई नई चीज़ आई तो आपको यहाँ पे मिलेगा जानकारी, इसको आप बंद कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, मतलब हमारे बारे में, मतलब अबाउट एमपी ऑनलाइन के बारे में आप पढ़ सकते हो, पर आपकी सर्विसेज आपको मिलेगी सीएससी, सुने कि नहीं, सीएससी सर्विस जो है जहाँ पे आपके स्थायी जाति और दुनिया भर के आय प्रमाण पत्र, बहुत सारे काम होते हैं, आरक्षण, रिजर्वेशन, एप्लीकेशन आपको करना है कोई चीज़ के लिए, अब देखो बिल भुगतान करना, प्रमाण पत्र, बहुत सारी चीज़ें हैं। विश्वविद्यालय में जाएंगे तो आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड सर्विस मिलेगी। देखो जरा आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो बताओ जरा मुझे, अभी हरि सिंह गौर में है ना, और दूसरी चीज़ आप माखन लाल में भी पढ़ रहे हो है ना, तो हरि सिंह गौर में अगर पढ़ रहे हैं तो आप इस प्रकार से क्लिक करके इससे रिलेटेड सर्विसेज देख सकते हैं। देखो सर्विसेज है, आपके पास SIS भी होता है, SIS समझते कि नहीं, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब आपका एक SIS होता है, तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हो, ठीक है, और लॉगिन करके आप अपनी जानकारी देख भी सकते हो। दूसरी चीज़ देखो, कॉलेज के फॉर्म भरना है, कब कौन सी चीज़ें हैं, देखो सारे एप्लीकेशन यहाँ दिख रहा है। अगर आपको इस विश्वविद्यालय में नहीं जाना, दूसरे में चले जाओ, देखो यहाँ माखन लाल भी दिख रहा है। जैसे माखन लाल में चले हम, तो माखन लाल में जब आप चलोगे तो आपको देखो यहाँ पे देखिए पे अनपेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये दुनिया भर का दिख रहा है। यहाँ देखो डिग्री, डिप्लोमा, प्रोविजनल एप्लीकेशन, अगर आपको फिल करना तो यहाँ से आप फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट बुला सकते हो, ये सारी चीज़ें ग्रेजुएशन की है, मतलब ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री की। प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगता है कि नहीं उनको, भाई जब आपका देखो मान लो अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है तो आप प्रोविजनल मंगवा सकते हो। डिग्री, डिप्लोमा है, देखो यहाँ पे भी आपका SIS होगा, मतलब अभी आप पढ़ रहे तो आपकी SIS ID बनना चाहिए कायदे से, पर बनाया होगा आपने नहीं, बना लेते तो क्या होता, आपके दोनों सेमेस्टर की जानकारी, कब फॉर्म भरे कब नहीं भरे, सारी जानकारी कहाँ मिलती है आपको, इसमें मिलती है। इसके कुछ चार्जेस लगते हैं 40-50 रुपये जितना भी, तो वो बन जाती तो अपना रिकॉर्ड ऑनलाइन मिल जाता है। पर अभी बना है कि आपका लॉकडाउन के समय सबका बनता था, मजबूरी, क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम उसी से होते थे, पर आप नहीं बनाओगे, 40-50 रुपये के चक्कर में नहीं बनाओगे, बना लेना चाहिए, ठीक है। और बना नहीं बनता है तो मैं बना दूंगा, अच्छी बात रहती है। पुराने जितने भी लॉकडाउन वाले छात्र हैं उनका डाटा पूरा वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास ID पासवर्ड रहता है, आपने बनाया कि नहीं क्या मिलेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपकी MP ऑनलाइन से मिल रही सारी सर्विस है ना। और देखो अगर आपका मान लो कियोस्क वाले रहते कि नहीं, MP ऑनलाइन वाले, उनके पास खुद का लॉगिन ID रहता है, तो आप आवेदन भी कर सकते लेने के लिए और लॉगिन भी कर सकते। लॉगिन करोगे तो यहाँ अंदर आप देखे होंगे बहुत सारे फॉर्म वो फिल कर देते। देखो यहाँ देखो PEB मतलब समझते कि नहीं, व्यापम, व्यापम तो जानते ही होंगे, उसको ES भी कर दिया गया है। उससे रिलेटेड अगर फॉर्म भरना है, प्रोफाइल बनाना है, प्रोफाइल आपको पता नहीं व्यापम की प्रोफाइल बनती है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से देखो मैनेज कर सकते हो। अभी बनती नहीं होगी आपको भरना, फिल करना, क्योंकि बहुत कठिन होता है वो, ठीक है। उसके लिए फोटोशॉप भी चाहिए होता है और इंटरनेट भी। फोटोशॉप तो बनने लगा आपसे, फोटो साइज कम ज़्यादा करना, सारी चीज़ें तो आप भर सकते हो। कोई फॉर्म आएगा तो आप फिल करके देखना। तो ये हो गया हमारे MP ऑनलाइन, जितना लिखोगे उतने कम है, हालांकि आप देख लेना एक बार ताकि आप जो है उसको समझा सके थोड़ा सा। अब बात करते हैं UIDAI की, आधार वाला है ना, आधार सर्विस। तो इसके लिए सीधे आपको गूगल में जाना है, गूगल में जाके आपको लिखना है UIDAI, इस प्रकार से लिखोगे, या आधार कार्ड या आधार डाउनलोड, कुछ भी लिखोगा, खुलना वही है। इसको क्लिक करोगे, इसको इंग्लिश में कर दो, ये देखो ये आ गया। अब यहाँ देखोगे तो आपको बहुत सारे मीनू दिखेंगे। तो माय आधार में जब जाओगे तो माय आधार में ये ऑप्शन दिख रहा है, देखो नीचे, यहाँ नीचे देखो गेट आधार। गेट आधार में जाओगे तो नीचे ऑप्शन दिख रहा है, देखो लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर। एनरोलमेंट का मतलब होता है जैसे आपका आधार कार्ड नहीं बना तो आप नए सिरे से बनवा सकते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ढूंढना ही पड़ेगा, आपको तो बन गया है, ठीक है। अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अब भाई बहुत सारी भीड़ है तो आप 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट बुक कर दो, 2 बजे का टाइम आ रहा है, 2 बजे 5 मिनट पहले चल जाओ, आपका नंबर लगा है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना की वैक्सीन के समय आपने बुक करे थे, अपॉइंटमेंट करे थे कि नहीं करे थे, फिर कुछ समय बाद ऑटोमेटिक आधार कार्ड बन गया है तो उसकी स्टेटस चेक करना, डाउनलोड करना। इसके अलावा एक कार्ड आता है, देखो एक आधार कार्ड आता है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। अब आधार कार्ड की सही स्पेलिंग पता कि नहीं आपको, कभी डबल ए लगा देते होंगे, कभी सिंगल ए लगा देते होंगे, है ना। देखो ये दिख रहा है आपको, ये PBC कार्ड है आधार का, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं होगा तो आप क्या करो, देखो ये है आपके पास नॉर्मली ये वाला, पर ये वाला तो आप प्रिंट करवाते वो है, बनवा भी सकते, परंतु ये गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है, इसके लिए 50 रुपये चार्जेस है। मतलब आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो वहीं से,
और अपने आधार लॉगिन करके और घर पे आ जाएगा। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, आप लॉगिन करके कर सकते हो। अभी मैं बता भी दूंगा। तो चलो यहाँ डाउनलोड करना सिखाऊंगा। पहले आधार नंबर है कि नहीं आपके पास? है? याद नहीं होगा। ठीक है, चलो यहाँ डाउनलोड करते। डाउनलोड करें तो देखो एक अलग साइट खुली है, देखना ध्यान से। यहाँ देखो myaadhar.uidai.gov.in, मतलब इसी की सब डोमेन साइट है। जैसे हम इस पे जाएंगे, देखो डाउनलोड लिखा, पीबीसी कार्ड के लिए ऑर्डर करना लिखा। आधार मतलब जो आधार कार्ड हमने ऑर्डर करे पीबीसी, उसकी भी स्टेटस चेक कर सकते हैं आप। ऑर्डर करते कोई कोरियर सर्विस के द्वारा या कोई प्रोडक्ट को, तो आप चेक करते कि नहीं कहाँ पहुँचा, भोपाल, इंदौर, है ना, ट्रैक करते। तो उसी प्रकार इसको भी आप चेक कर सकते हैं, आ गया नहीं आ गया। एनरोलमेंट, अपडेट एंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। चलो यहाँ डाउनलोड करना सीखते हैं। देखो यहाँ आपको बोल रहा है आधार कार्ड नंबर डालो, यहाँ बोल रहा है कैप्चा कोड डालो, ये वाला। तो आधार कार्ड नंबर याद है तो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये डाल दिया मैंने जिसका भी रहे। ठीक है, एक यू ये जो लिखा है सेम टू सेम आप डाल दो, कैसा वहाँ पे। अब ये ओ स्मॉल है कि कैपिटल है? स्मॉल ही है शायद, गलत है क्या? चलो अब हो गया सही। इनवैलिड कैप्चा क्यों? क्योंकि गलत डाले थे। वाई एस इसको सही डालना है ना, पी डब्ल्यू इस प्रकार से है, और उसके बाद आपको सेंड करना है। ठीक है, देखो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है इस आधार कार्ड में, उसमें ओटीपी भेज दिया गया है। अब आपके मोबाइल में ओटीपी आ गई होगी, तो आपको ओटीपी यहाँ डालना है और सीधे डाउनलोड करना। बस इतनी सी प्रोसेस है, बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपका आधार कार्ड नंबर डालना, जो लिखा है सेम टू सेम डालो, सेंड ओटीपी। अब किसी किसी के मोबाइल में मतलब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं होता, अपडेट नहीं हुआ, तो एक बार जाकर अपडेट करा लो, और अपडेट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर अटैच हो जाता है। ये ईमेल आईडी आप देखे होंगे कभी कभी, आप जो है कुछ आधार वाली ओटीपी आती ईमेल में भी आती होगी और मोबाइल में भी, क्योंकि दोनों रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ओटीपी डालोगे और सीधे क्या करोगे, वेरीफाई हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद उसमें कुछ पासवर्ड भी मांगता है। तो पासवर्ड क्या रहता है? मान लो आपका नाम है मोहन, जो भी, तो मोहन में आप देखोगे जितने भी कैरेक्टर है उसमें आपको कैपिटल लेटर में 4 कैरेक्टर लिखना शुरू के, MOHA, और उसकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर, जैसे मान लो 1990 है, 1995 है, 2002 है, तो वो डालना है। ठीक है, तो वो डालने के बाद आप जो है उसको ओपन कर सकते हैं। चलो हम जो है यहाँ पे पीबीसी कार्ड को ऑर्डर करना देखते हैं। ऑर्डर पीबीसी, तो ऑर्डर पीबीसी जैसे क्लिक करोगे आप, पहली चीज़ तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं। अच्छा, वर्चुअल आईडी देखी कि नहीं? देखो यहाँ पे ये आधार कार्ड हमने क्लिक करे और यहाँ आप देखोगे तो आपको वर्चुअल आईडी भी दिखेगी, आधार कार्ड वर्चुअल आईडी। ये देखो ध्यान से, ये तो आधार कार्ड हो गया है ना, उसके जस्ट नीचे आपको वर्चुअल आईडी भी नजर आती है। तो कभी भी आपको किसी को अगर नंबर देना है तो आपको ये वाला देना है। कौन सा? ये वाला वर्चुअल आईडी। वर्चुअल आईडी 16 अंकों की रहती है। अब वर्चुअल आईडी देने से फायदा क्या है पता है? आधार कार्ड आप दे दोगे किसी को तो चोरी होने का डर है, कोई डाटा, तो वो बदला जा सकता है आधार कार्ड नहीं। वर्चुअल आईडी आप तुरंत अंदर लॉगिन करके रिफ्रेश कर सकते हो, तो वर्चुअल आईडी चेंज। अब वो व्यक्ति ढूंढेगा तो इनवैलिड इनवैलिड बोलेगा। ठीक है, तो वर्चुअल आईडी आप जो है कभी भी किसी को बताया करो। चलो हम कहाँ थे? यहाँ पे। ठीक, ये दिख रहा है हम कहाँ आ गए हैं? पीबीसी। देखो गेट योर आधार कार्ड, ये देखो पीबीसी, इसका मतलब ये मुड़ेगा भी नहीं, कुछ नहीं। एटीएम कार्ड देखे हो हार्ड, तो वो हार्ड कार्ड बनाने का 50 रुपये लेता है। आप यहाँ भी बनवाओगे तो आपको 50 रुपये ले लेगा। तो गवर्नमेंट तरफ से आप देखें सिम टाइप की कुछ चीज़ लगी होती है, चिप, है ना, तो ये सब कन्फिगर होकर आता है। देखो लिखा भी है सिक्योर वगैरह। तो आधार कार्ड नंबर डालना, कैप्चा कोड और ओटीपी सेंड। ठीक है, ओटीपी सेंड होगा और उसके बाद पेमेंट का आएगा, तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। अभी है आधार कार्ड किसी का नंबर? नहीं है याद? हाँ, रहने दो। चलो यहाँ पे हम आधार कार्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान ली, आगे चलते हैं। समझ गए आधार कार्ड के बारे में, है ना? क्या क्या सर्विसेज है। अब टिपने को आया तो टिप दोगे ना, है ना, मतलब थोड़ा डायग्राम वायग्राम बना के टिपना कि भाई हाँ, जैसे मान लो आपको बोला जाएगा आधार कार्ड क्या है, तो उसके बारे में आप डाउनलोड का भी लिख देना। यही आ रहा है, कुछ अलग से चीज़ें थोड़ी है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। उमंग ऐप, उमंग ऐप गवर्नमेंट इंडिया का ऐप है
और उमंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो आप, इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए कहीं तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ले देखे बात किसकी आ गई है, यानी प्रशासन। अब प्रशासन की बात आ गई, जितनी भी योजनाएं होगी इसी ऐप के अंतर्गत होगी। तो आज से 3 साल पहले इसमें लगभग 200 से अधिक क्या थी योजनाएं, तो अभी कितनी होगी सोच सकते, 3 साल में कितना अपग्रेड हो गया। तो मतलब लगभग सारी योजनाएं हमको कहाँ मिल जाएगी, उमंग में। और उमंग ऐप जो है आपका मोबाइल ऐप है, ठीक है। मतलब आप अगर वेबसाइट में जाओगे, वेबसाइट में शायद ही देख सकते हैं हम, चलो हम देख लेते भला। उमंग पोर्टल, हाँ बन गया है, शायद यहाँ भी अपने को सर्विसेज मिलेगी। मोबाइल में ज़्यादा अच्छे से हमको काम हो जाता है। देखो लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करने के लिए आपको शायद आधार कार्ड मांगेगा, क्योंकि देखो लॉगिन विद एमपिन, लॉगिन विद ओटीपी, पहले तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब अननोन यूज़र आकर लॉगिन करेगा, कैसे होगा बताओ। आप ईमेल आईडी में लॉगिन करो, ईमेल आईडी है ही नहीं तो बनाना पड़ेगा पहले, है ना। तो यहाँ से आप देखो, अच्छा वहाँ एक और चीज़ लिखी थी, देखो बैक करो, यहाँ लिखा था रजिस्टर विद मेरी पहचान। अभी कुछ अलग मैटर है, मेरी पहचान क्या है, नेशनल सिंगल साइन ऑन वन सिटीजन लॉगिन फॉर एक्सेसिंग मल्टीपल पब्लिक सर्विस फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट। अब जैसे डिजिटल लॉकर आपने सुना कि नहीं, सुने कि नहीं डिजिटल लॉकर, चलो अभी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। रजिस्टर कर लेना, यहाँ से मोबाइल नंबर, ओटीपी, आई एग्री करके रजिस्टर कर लेना। और मोबाइल में करके देखना, ये करके इसलिए देखना है क्योंकि आपको पता चल जाए कि सर्विसेज क्या क्या है, ताकि लिखने समय क्या हो, आसानी हो। चलो आगे चले हम, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये है मोबाइल एप्लीकेशन, देखो उमंग इस प्रकार से मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा। और इस प्रकार से देखो आधार कार्ड या ICTC और पूरे राज्य की जितनी भी सर्विसेज है, भारत गैस, HP, CBSE, MP बोर्ड, सारी सर्विसेज कहाँ मिलेगी आपको, उमंग ऐप में, ठीक है। डाउनलोड करने, इंस्टॉल करने के स्टेप्स तो पता ही चल जाएगी आपको भाई। प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है, इस प्रकार से एनवायरनमेंट आएगा, डाउनलोड करना है, ये दिख गया, ठीक है। कब आए ध्यान से देखो जरा, 2016 में, 2016 में ये देखने को मिलेगा आपको। और दूसरी चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं तो कॉमन सी चीज़ है, ज़्यादातर ये मिनिस्ट्री काम करती है। रेलवे से रिलेटेड काम रेलवे मिनिस्ट्री करती है, ठीक है। और पुलिस विभाग किसके अंतर्गत रहता है पता है कि नहीं आपको, पुलिस विभाग, देखो पुलिस विभाग आपका जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत रहता है, परंतु अगर राज्य की बात करें तो राज्य के अंतर्गत गृह मंत्रालय के अंतर्गत रहता है। ले देखे बात आ गई गृह मंत्रालय की, ठीक है। तो अभी गृह मंत्रालय के बॉस आए थे मोटा भाई, है ना, आए थे कि नहीं आए थे, सिंपल सी बात है ना। उमंग ऐप के लाभ तो पढ़ लेना, यहाँ पे देखो 200 से अधिक सेवाएं यहाँ पे देखने को मिलती, पर अभी आपको बहुत 200 से अधिक लिख दो, हम फंसेंगे नहीं, क्यों, है ही अधिक, पहले ही अधिक थी, अभी तो अधिक होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या क्या सर्विसेज है आप लिख लेना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, देखो मरीज के लिए अकाउंट की जानकारी, आप अपने अकाउंट की जानकारी भी देख सकते हो, जन्म प्रमाण पत्र, गैस की बुकिंग, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, नेशनल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, और अभी लाडली बहना योजना है। तो सारी चीज़ लिख देना अपने हिसाब से, ठीक है। EPFO समझते कि नहीं, जब हम कोई कंपनी संस्था में काम करते हैं तो एक पेंशन फंड, मतलब एक प्रकार से राशि कटती है हमारी, थोड़ी सी 1000-2000 जितनी भी, और उस राशि को जमा किया जाता है, उसी में हमको इंटरेस्ट बाद में मिलता है, पेंशन भी मिलती है। तो ये होता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा, ठीक है, पेंशन दिए जाने के लिए जो है हमारा मतलब राशि काटी जाती है। कर का भुगतान कर सकते हैं, LPG सेवाएं है, पासपोर्ट है, पेंशन है, पाठशाला, पाठशाला समझते कि नहीं, कॉमन, और पाठशाला मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। CBSE से रिलेटेड धारा, लैंड रिकॉर्ड मतलब होता है जैसे पटवारी, आप समझते कि नहीं, पटवारी के पास पूरी ज़मीनों का ब्यौरा रहता है, तो वो कहाँ मिल जाएगा अभी आपको, उमंग ऐप में, ठीक है। डिजी सेवा मतलब डिजिटल लॉकर, अभी देखेंगे। फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा, फार्माशाही, डैम, ड्राइवर लाइसेंस, ये सारी सेवाएं। अब बात करते हैं किसकी, डिजिटल लॉकर की। अब लॉकर तो आप समझ सकते हैं, लॉकर मतलब पैसा धेला ठूस ठास के रख दिए, मतलब क्या है वो लॉकर, जरूरत पड़ने पे निकल जाना चाहिए तभी लॉकर है, नहीं तो क्या है वो, कोई काम का है क्या, नहीं। डिजिटल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ठीक है। चलो यहाँ पे हम बात करेंगे डिजी लॉकर की। तो डिजिटल लॉकर को ही डिजी लॉकर बोला जाता है, पर वो कंप्यूटर में डिजी लॉकर के नाम से यहाँ पे साइट है उसकी, एक प्रकार से पोर्टल हम बोल सकते हैं, दिख रहा। मतलब यही चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, मोबाइल में, ये मोबाइल में मिलेगी, डिजी लॉकर ना होगा, डिजिटल लॉकर के नाम से मिलेगी। किस नाम से मिलेगी, डिजिटल। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपका आधार कार्ड जनरेटेड, मतलब आधार कार्ड से आप क्या कर सकते हो, साइन अप। अगर पहले से साइन अप है तो क्या करोगे, साइन इन।
चलो हम यहाँ पे साइन अप करते हैं। साइन अप में बेसिक जानकारी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जो भी है, मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड टाइप का छोटा सा पिन रख देना, 6 अंकों का, कुछ भी रख देते हैं, एटीएम का रहता है कि नहीं, वैसे सिक्योर यहाँ पे रख देना, ईमेल आईडी, आधार नंबर। जैसे सबमिट करोगे ओटीपी आएगा और ये बन जाएगा। ठीक है, अगर बन चुका है तो क्या करोगे, यहीं से साइन इन भी दिया है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे चलो मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। अब मोबाइल में तो आप खुद ही करना। ठीक है, पिन के आधार पर भी कर सकते हैं और नहीं तो आप ओटीपी के आधार पर भी। आधार कार्ड दिया यहाँ पे तो आधार कार्ड के ओटीपी के आधार पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओटीपी आया, ओटीपी में डालना पड़ेगा। ठीक है, ये ओटीपी एंटर किया गया और उसको ओके कर देते हैं। दोनों ही स्थिति में आपकी ओटीपी आएगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे जैसे आधार कार्ड देखना चाहते हैं आप, तो आधार कार्ड दिख गया मेरा, देखो दिख गया। अभी आधार कार्ड आप देखोगे तो यहाँ कुछ दिख रहा है, देखो ध्यान से, ई वेरीफाइड। अब जब भी ई वेरीफाइड लग गया तो कोई भी यहाँ पे उंगली नहीं उठाएगा, क्या कि भाई आप मुझे हार्ड कॉपी दिखाओ। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा परमिट किया गया है कि डिजिटल लॉकर से ई वेरीफाइड डॉक्यूमेंट ऑल इंडिया में वेरीफाइड है। इसका मतलब आप इसमें क्या क्या रख सकते हो, आप इसमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी दिख रहा है जिसमें डिजिटल साइंड लिखा आ रहा है। डिजिटल साइंड मतलब ये भले ही हार्ड कॉपी नहीं है परंतु क्या है, वेरीफाइड है। इसका मतलब है आपको अगर पुलिस पकड़ ले रास्ते में, बोले आरसी बुक दिखाओ अपनी गाड़ी की, तो आप क्या दिखा सकते हो, डिजिटल लॉकर से। पर इसमें आपको पहले लाना पड़ेगा कि नहीं, ऑटोमेटिक तो आए नहीं होंगे। तो आधार कार्ड तो आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाता है, खुद ब खुद आ जाता है। पर बाकी चीजें जैसे कोविड का वैक्सीन जो सर्टिफिकेट है वो भी देखो यहाँ पे दिख रहा है, मोदी जी दिख रहे हैं अपने, है ना। तो ये भी आपका अभी वेरीफाइड नहीं है, मैं दिखाऊंगा ई वेरीफाइड। और आगे चलो तो देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या रहता है बताएगा कोई, पैन कार्ड। पैन कार्ड बन गया होगा ना आपका, बना कि नहीं बना, बन गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ भले ही आपकी फोटो नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं, क्यूआर कोड दिख रहा और नीचे लिखा ई वेरीफाइड, देखो डिजिटल साइन लिखा, मतलब ये ऑल इंडिया परमिट है, नाम लिखा बाकायदा, पैन कार्ड की डिटेल लिखी है। उसके बाद आप देखोगे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन दिख रही कि नहीं इसमें, ये देखो। अब ये तो आपकी सॉफ्ट कॉपी है, ये चलती नहीं है, परंतु यहाँ लिखा आ रहा है ई वेरीफाइड, लिखा आ रहा है, मतलब ऑल इंडिया परमिट है। ठीक है, तो अब बताओ मुझे, पर्स रखने की झंझट खत्म, पर्स में पैसे रखने की झंझट भी खत्म ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, तो मोबाइल रखना पड़ेगा। पर देखो यहाँ पे ये देखो, ये है ना, मतलब फर्स्ट डोज सेकेंड डोज बहुत सारी चीज रहती, पता आपको, है ना। पॉलिसी है, मतलब बीमा पॉलिसी है। आभा मतलब समझते कि नहीं, आयुष्मान भारत हेल्थ अभियान। ठीक है, हेल्थ कार्ड या हेल्थ अभियान, देखो ये मतलब अब ये क्यों बनाया जाता बताएगा कोई, आभा। जैसे मान लो जितनी भी हमने चेकअप कराया है, जितनी भी हमारी मतलब हेल्थ से रिलेटेड जानकारी, वो कहाँ पे आ जाएगी, आभा में। ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट भी है इसमें ऑलरेडी। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट है सब ला सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो यहाँ कोविड का एक सर्टिफिकेट था ई वेरीफाइड वाला, वो नहीं दिख रहा है हमको, कहाँ गया, सेकेंड डोज एक और था, अब वो अपने मोबाइल में अच्छे से दिखता है, यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो देखो ये डॉक्यूमेंट। और दूसरी चीज़, आपने गूगल ड्राइव सुनी कि नहीं, सुने ना गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव में अगर बात करें तो वहाँ 15 GB आपको स्पेस मिलता है, 15 GB, मतलब ईमेल आईडी में 15 GB। तो यहाँ गवर्नमेंट आपको 1 GB का स्पेस देती है। 1 GB मतलब समझ सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट 500 KB के आसपास रहता है लगभग। तो 1 GB मतलब सोच लो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आ सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं फोटो भर दिया अपनी गूगल फोटो टाइप, गूगल फोटो भरोगे 8-10 MB की एक फोटो रहती है, 4-5-10 फोटो में ही फुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ड्राइव में जाओगे तो ड्राइव में देखो आप फोल्डर बनाकर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। देखो ई साइन डॉक्यूमेंट रख लिया मैंने, मान लो मेरी 12th की मार्कशीट आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखो ये डाउनलोड हो जाएगी। चलो यहाँ क्लिक करके इसको, वहाँ मोबाइल में ऑलरेडी ओपन हो जाती है। देखो इसको क्लिक करोगे तो देखो ये है और नीचे लिखा भी आ रहा, देखो डिजिटल साइन, है ना। चलो देख अपनी मतलब जो फाइल है उसको आप सब रख सकते हो। 12th की देखना चाहते हैं, 10th की सर्टिफिकेट वगैरह देखो यहाँ, MSc की, DCA की, देखो जितनी भी चीज़ है। दूसरी चीज़, आप यहाँ जाओगे तो आपको बिना वेरीफाई करे भी मिलेंगे, इशू डॉक्यूमेंट यहाँ दिख जाएंगे। समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। अपने मोबाइल में करते बनेगा, डाउनलोड करना, प्ले स्टोर में जाना, इस प्रकार से देखो इसमें भी प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर
हालांकि इसमें एंड्रॉयड ऐप नहीं चलेंगे, पर एक सर्च करना बता देता हूँ कि आपको इस प्रकार से सर्च करना। सर्च का ऑप्शन कहाँ गया, यहाँ पे ये दिख रहा है, और यहाँ सर्च करना आपको क्या, डिजिटल लॉकर। ठीक है, ये देखो डिजी लॉकर, ये देखो दिख रहा है, और इसको आपको इंस्टॉल करना। पर यहाँ इंस्टॉल होगा क्या, नहीं, इंस्टॉल नहीं होगा। आप देख लेना, इसमें मैंने सब रजिस्टर्ड करने की प्रोसेस बता दी, इस प्रकार से आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट करके। ये सारी चीज़ें अब मैं अपन ने देख ली है। तो अब कोई दिक्कत, पर एक बार करके देखोगे तो लिखने का काम आ जाएगी। ये तो हमको काम आना ही है ना, क्यों नहीं करोगे उपयोग, आप करना ही पड़ेगा भाई। सिंपल सी बात, कब तक आप हार्ड कॉपी लेकर चलोगे। स्कैन करके रख दो एक बार, डॉक्यूमेंट गुम गए, झंझट खत्म, है ना। ई वेरीफाइड है, अब घुमाना ही क्यों डॉक्यूमेंट, रख दो चुपचाप घर में फाइल बांध के। कई फाइल ले ले घूमते रहते और किसी के भी टेबल में रखे जाते, रख देते कि नहीं भूल से। तो ऐसा करो कि एक बार फाइल स्कैन कर लो, और स्कैन करने के बाद चुपचाप रख दो। अब आप बताओ मुझे, कहाँ मतलब आपके डॉक्यूमेंट मतलब हार्ड कॉपी लगती है, जब आपका सिलेक्शन होगा वेरिफिकेशन के समय, तो आप उस समय निकाल कर ले जा सकते हैं। हर समय लगेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरना तो डिजिटल, हर समय आपको डिजिटल ही लगेंगे। तो डिजिटल लॉकर आप देख लेना, इस प्रकार से मैंने बता दिया हूँ। 1 जुलाई 2015 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी, आधार नंबर से जुड़ा होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ वेबसाइट भी है और ऐप भी है, आपको 1 GB डाटा मुफ्त में यहाँ मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ के बारे में पूछूंगा तो आपको यहाँ सब बच्चों को समझाना है जब कुछ एग्ज़ाम वगैरह होंगे तो। ठीक है, जैसे डिजिटल लॉकर एक व्यक्ति ने तैयार कर लिया, एक व्यक्ति ने उमंग ऐप तैयार कर लिया, तो आप उस विषय को पकड़ लो, अच्छे से एनालिसिस कर लो, और उसके बाद सब बच्चों को उसके बारे में बता दो। तो उससे क्या होगा, आपका तो नॉलेज बढ़ेगा उस चीज़ में, आपके साथ साथ उनका भी बढ़ेगा। और हर एक व्यक्ति एक एक टॉपिक तैयार करेगा, सबका टॉपिक सभी तैयार हो जाएंगे। एक ही तैयार करना है हमको। ठीक है, तो ये समय भी आएगा जल्दी। ठीक है, जिस दिन आपको बोलना पड़ेगा। ये वेबसाइट है उसकी डिजिटल लॉकर की, 5 बिलियन से देखो, 5 बिलियन इशूड डॉक्यूमेंट एंड ग्रोइंग। ये देखो ये स्टेप्स है, रजिस्टर्ड करने के भी बताया मैंने। ठीक है, फ़ायदे नुकसान देख लेना। अब लाइब्रेरी तो आप समझते हो, नहीं समझते, लाइब्रेरी समझते हो, मतलब पुस्तकों का भंडार, इससे हम क्या बोलेंगे, लाइब्रेरी। और वही चीज़ अगर डिजिटल रूप में आ जाए तो डिजिटल लाइब्रेरी। भाई आज की डेट में हम ज़्यादातर चीज़ें कंप्यूटर या फिर टैबलेट मोबाइल के माध्यम से ही एक्सेस कर पा रहे हैं। अब बताओ मुझे, कोई PDF पढ़ना मोबाइल या कंप्यूटर, ठीक है, ऑनलाइन कोई रिसोर्सेज निकालना मोबाइल या कंप्यूटर। अब लाइब्रेरी भी हम जाते हैं तो भी हम टैबलेट से पढ़ रहे हैं, तो भी हम कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, तो भी मोबाइल से पढ़ रहे हैं। तो बताओ मुझे, हार्ड कॉपी की जगह जो डाटा है वो कहाँ चला गया आपका, डिजिटल रूप से, यानी कि 0 1 में चला गया। तो वो कैसा हो गया, लाइब्रेरी अब आपकी हार्ड कॉपी नहीं बची, कैसी बन गई, सॉफ्ट कॉपी, यानी कि डिजिटल हो गई है। तो लाइब्रेरी जो पहले चलती थी वो अब कैसी चल रही है, डिजिटल रूप से, तो हम डिजिटल लाइब्रेरी कहेंगे उसको। देखो एक प्रकार से लाइब्रेरी है, परंतु कैसी है, डिजिटल है। कंप्यूटर द्वारा सारे मटेरियल या जो रिसोर्सेज उसको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहली बार 1994 में देखो NSF, डार्पा, NSA यानी नासा डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव द्वारा लोकप्रिय किया गया था, मतलब सबसे पहले इनके द्वारा शुरुआत की गई थी। उसके बाद देखो डिजिटल लॉकर अभी पढ़े हमने, बहुत से भी रिसोर्सेज, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर है, डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे, आर्टिकल, मैगजीन, बुक्स, पेपर, बहुत सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर हमको यहाँ पे मिलती है। प्रिंट मीडिया जो है आपकी कैसे मिल रही है, ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद देखो फायदे नुकसान पढ़ लेना यहाँ पे। और गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक देखो एक जो है प्रोग्राम चला गया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, मतलब डिजिटल लाइब्रेरी आप समझ सकते हो क्या है, उसी को लेकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जहाँ पे सारे रिसोर्सेज उपलब्ध है। चलो ओपन करके देख लेते हैं ताकि हमको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको गूगल खोलना है और आपको खोलना है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अब ये ओपन करके इसलिए देखना जरूरी ताकि एक पिक्चर क्रिएट हो जाए। देखो किसके द्वारा बनाया गया, देखो यहाँ पे दिख रहा है IIT खड़गपुर। अब खड़गपुर कहाँ पे है पता है कि नहीं, चलो यहाँ देखो जरा, CBSE से रिलेटेड IIT JEE जॉइंट एडमिशन, देखो यहाँ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट मिलेगा। स्कूलिंग से रिलेटेड मटेरियल है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, लिटरेचर है, लॉ है, स्कॉलर से रिलेटेड है। देखो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। चलो एक कोई चीज़ ओपन करते हैं, जैसे मान लो मैं स्कूल ओपन करता हूँ। अब स्कूल से रिलेटेड आपको क्या चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए या फिर कोई मटेरियल चाहिए। मान लो वीडियो लेक्चर चाहिए, देखो वीडियो लेक्चर भी आपको मिल रहा है। देखो स्पोकन से रिलेटेड ट्यूटोरियल मिल रहा है। अब ये चीज़ें आपको यहीं पे प्ले हो जाएगी, मतलब ये फ्री है एकदम, मतलब कोई भी खर्चा इसमें नहीं आएगा, सिर्फ इंटरनेट लगेगा। तो यहाँ से इसको आप प्ले करके देख सकते हो, ठीक है।
तो एनवायरनमेंट ध्यान में रहना चाहिए, प्ले वगैरह कैसे करना है, सारी चीज़ आप मोबाइल में ओपन करके और एक बार करके देख लेना, ताकि क्या है, यहाँ तो दर्शन कर रहे हो, जब हम उस रास्ते से गुजरेंगे तभी पता चलेगा। जैसे एक व्यक्ति को दे दिया गया स्विमिंग की किताब, एक व्यक्ति को दे दिया गया स्विमिंग की किताब और उसने पूरा रट डाला, बोला ये इस प्रकार से हाथ मारते, इस प्रकार से पैर सांस इस प्रकार से छोड़ते हैं लेते हैं, ठीक है, और एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया बुक पढ़ पढ़ के। अब उसको बोला गया तैरना था, हाँ मैंने पूरी बुक पढ़ा, सब नॉलेज है मेरे को, सारी चीज़ एक्टिविटी क्या करते हैं। एक दिन उसको पानी में कूदा दिया गया तो पानी में वो डूब गया, तो उसने तो तैरने में PhD करा था, फिर डूबा क्यों? तो डूबा इसलिए क्योंकि वो उसमें उतरा नहीं था। तो इसका मतलब आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद उसमें गुजर कर देखा करो, है ना, गुजर कर देखोगे। जैसे आप कोई भी चीज़ें पढ़ते हो तो उसको प्रैक्टिस करते हो, तब आपके दिमाग में बैठता हाँ ये ऑप्शन, जबकि समझते जब तो ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी के परिवार के हम पूरा समझ में आ गए 100%। जब करते हैं तो क्या होता है 25% के आसपास ही हमसे बनता है, ठीक है। धीरे धीरे घसटते घसटते हम जो है फिर अच्छे से हम मतलब एक प्रकार से जैसे बर्तन मांजते कि नहीं अपन, वैसे हम मंज जाते हैं, ठीक है। मांजते मतलब कचरा बाहर हो जाता है। चलो ये हो गई हमारी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, शॉर्ट में बोले तो NSDL, ठीक है। उद्घाटन किसके? अच्छा देखो, हमारे शिक्षा मंत्री उस समय कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर। अभी कौन है बताओ जरा शिक्षा मंत्री? कमेंट बॉक्स में बताना, है ना, वीडियो देखोगे तब याद से बता देना, पर नहीं बताओगे तो कोई मतलब नहीं। कब लॉन्च की गई ये भी ध्यान रखना थोड़ा, 2018 में, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। चलो यहाँ पे अब मानव संसाधन विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री थोड़ी है वो, मानव संसाधन विकास मंत्री है, जबकि शिक्षा मंत्रालय उसी के अंदर मर्ज था। अब शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया उसका, ठीक है। चलो ये देख लेना, NSDL इसकी वेबसाइट थी, इसकी कुछ विशेषताएं देख लेना। हालांकि देखो 200 भाषा थी उस समय, पर अब कितनी होगी पता नहीं, भाषा 200 लिख देना। पर जो सोर्स थे देखो 1.7 करोड़ अध्ययन सामग्री, अध्ययन गलत लिखा, अध्ययन सामग्री उपलब्ध है, तो इतना ही रहेगी क्या? 2018 में थी, इतनी रहेगी क्या? इसका मतलब है हम बोल सकते हैं 5 करोड़ भी हो गई होगी, तो आप बोलोगे 2 करोड़ से ज़्यादा, ऐसा लिख देना, ऐसा फंसना मत उसमें कि नहीं एक्यूरेट बोल दिए 5 करोड़, ठीक, तो ऐसा मत बोलना। अब ये साइबर क्राइम हम बाद में पढ़ेंगे। चलो बताओ मुझे, हमने जो जो चीज़ें पढ़े अभी उसमें कोई दिक्कत? हमने पढ़े ई डेमोक्रेसी, पहले तो ई गवर्नेंस पढ़े, फिर पढ़े ई डेमोक्रेसी, है ना। ई डेमोक्रेसी के बाद हमने पढ़े PPP मॉडल, है ना। कोई दिक्कत है? हमको जब भी कोई टॉपिक आए तो उसके बारे में एक प्रकार से बिल्कुल फुल स्पीड से उसकी डेफिनेशन बन जाए कि भाई वो है क्या। अगर वो चीज़ बन गई तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, मतलब आप रटी वाली चीज़ें नहीं बोलना है। रटी वाली चीज़ें क्यों नहीं? कोई एक एक तरह के, जैसे मान लो आपको कोई चीज़ पता है तो आप धीरे धीरे जान ही जाओगे उस चीज़ के बारे में, वही चीज़ नहीं पता क्या है तो फिर जानने की कोशिश भी नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़े यहाँ पे, इसके कुछ एग्जाम्पल है, ये पढ़ लेना एक बार आप। फिर हमने एक एक करके वेबसाइट और सर्विसेज देखे, समाधान पोर्टल यानी कि CM हेल्पलाइन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखे? हमने देखे हैं ये अप्लाई कैसे करते हैं, MP ऑनलाइन के बारे में जाने, आधार कार्ड के बारे में जान लिए, उमंग ऐप के बारे में जान लिए, साथ ही हमने क्या जाने, उमंग ऐप की सर्विसेज, और उसके बाद हमने डिजिटल लॉकर, ठीक है। और डिजिटल लॉकर के बाद क्या देखे हमने? डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। तो डिजिटल लाइब्रेरी, यहाँ से हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? इतना सारा चीज़ें हम अगर ऑनलाइन करते हैं तो खतरा है कि नहीं बताओ मुझे। सारी चीज़ें ऑनलाइन, डाटा ऑनलाइन हो गया है, फ़ोटो ऑनलाइन हो गई, हमारी प्रोफाइल ऑनलाइन हो गई है, तो चोरी होगी कि नहीं? चोरी होगी तो उसे बोलते हैं क्राइम। पर वो कैसे रिलेटेड हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि डिजिटल रूप से। तो डिजिटल रूप से कंप्यूटर या इंटरनेट का प्रयोग करके जो भी गैर कानूनी काम किए जाते हैं, गैर कानूनी मतलब क्या है? जिससे सजा होती है भाई, चोरी है, लूट मार, दुनिया भर की चीज़ें, तो यहाँ भी वही काम होता है। क्या होता है? उसे बोलते हैं साइबर क्राइम। तो क्राइम ही रहेगा, पर कैसा है? कंप्यूटर का प्रयोग करके, तो क्या बोलेंगे उसे? साइबर क्राइम, ठीक है। साइबर क्राइम क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसके खतरे, जो भी चीज़ है उससे सुलझने के उपाय, आपको किस प्रकार बच के रहना चाहिए, सारी चीज़ जानेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इतने में कोई दिक्कत अभी पड़े इसमें?